तो नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने इस नॉलेज ग्रोथ एकेडमी परिवार में। जैसा कि हम लोग फिजिक्स का क्लास 12 देख रहे हैं, क्लास 12 का फिजिक्स, इसमें हम एक नए टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। वैद्युत स्थिति का जो चैप्टर चल रहा है हमारा, इसमें अब हम गॉस प्रमेय पढ़ चुके हैं। तो गॉस प्रमेय पढ़ चुके हैं, तो गॉस प्रमेय का कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पहला जो है, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये देखिए, हम जो होते हैं आवेश वितरण की बात पहले कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप वहां से पूरी समझ सकते हैं कि आवेश वितरण क्या होता है। उसी कंसेप्ट पे ये थोड़ा सा आधारित है, तो इसको देखते हैं। तो चलिए पहले एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेश है ना, तो एक अनंत लंबाई का रेखा कर लेते हैं। तो ये रहा एक अनंत लंबाई का रेखा। हालांकि अनंत लंबाई का यहाँ बनाना संभव नहीं है, इसलिए मैं अभी एक रेखा खींच दी हूँ और इस पे मैं थोड़ी देर के लिए मान ले रहा हूँ आवेश वितरित है। इस तरह से क्या है, आवेश का वितरण हो रखा है। इस पे क्या है, इस तरह से आवेश का वितरण हो चुका है। इस तरह से आवेश वितरण हुआ है। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब देखिए, इससे जो है, इस आवेश वितरण से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु m है, r दूरी पर स्थित कोई बिंदु m है, जिसपे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हमें गॉस प्रमेय का प्रयोग करना है। तो गॉस प्रमेय क्या होता है, एक बार और मैं गॉस प्रमेय बोल देता हूं। गॉस प्रमेय ये होता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला, जो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है, गॉस थ्योरम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है, उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है, यही कहता है। तो हमें गॉस प्रमेय के लिए एक नेसेसरी चीज यह है कि एक बंद पृष्ठ लेना बहुत ही आवश्यक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बंद पृष्ठ इसमें लेंगे और उससे हम क्या करेंगे, तो गॉस का प्रयोग करना है, तो एक गॉसियन पृष्ठ लेंगे। तो एक गॉसियन पृष्ठ लेंगे, वो बंद होना चाहिए। तो हम गॉसियन पृष्ठ बनाने जा रहे हैं। जैसा कि देखिए, मैं मान लिया कि वो गॉसियन पृष्ठ क्या है, एक बेलन है। इस तरीके से क्या है, बेलन है। अब जो होता है, इसे हमें बंद करना है। इधर से तो बंद हो चुका है, तो अब एक यहां पे ढक्कन लगा दीजिए और आप एक यहां पे ढक्कन लगा दीजिए, बन जाएगा। ये रहा एक सेटअप हो गया। ये जो बेलन है, जो बेलन निकल के आ रहा है, इस बेलन को हम क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ कहेंगे, जो एक बंद है, ढक्कन से मैंने बंद कर दिया। थोड़ा देर के लिए मान लेता हूं, इस जो बेलन की जो लंबाई है वो क्या है, L है। क्या है, बेलन की लंबाई L है। अब देखिए क्या करना है। अगर मैं पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर के वैद्युत फ्लक्स की अगर गणना करूं, तो मैं क्या करूंगा, पहले किसी छोटे से पृष्ठ ले लूं। मान लीजिए ये कोई बिंदु M है और यहां पे मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इस M के चारों ओर मैं एक अल्प क्षेत्र लूंगा, जिसको मैं कहूंगा dA। ठीक है, तो इस dA से निकालूंगा वैद्युत क्षेत्र। फिर उसके बाद यहां छोटा लूंगा, यहां छोटा लूंगा, यहां छोटा लूंगा, यहां छोटा लूंगा, ऐसे छोटे छोटे करके अगर हम उसे जोड़ देंगे तो पूरे इस पृष्ठ के लिए आ जाएगा, इस पृष्ठ के लिए। फिर बच गया ये वाला पृष्ठ। तो इस पे कोई छोटा सा पॉइंट मैं लूंगा, इस पे कोई, जैसे कि मान लीजिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल अगर मैं क्या करूं, dA मान रहा हूं, तो इसका दिशा किधर होगा। अच्छा देखिए, ये इसका क्षेत्रफल लेके और इसका क्षेत्रफल लेके, तो इसके क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और ये पूरे क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो हमारा पूरे संपूर्ण पृष्ठ के लिए आ जाएगा। एक बार और बोलना है, क्योंकि हमें बंद पृष्ठ के लिए बात करना है, तो ये छोटा सा लेके हम इसको जोड़ देंगे तो इसके लिए आ जाएगा, और इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरे बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल से होकर के गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगी। ठीक है, तो हम यही काम करेंगे यहाँ पे। तो अब ये जो dA है, इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर इसका क्षेत्रफल वेक्टर देखेंगे तो इसकी दिशा किधर होगी, इस दिशा में होगी, जो dA की डायरेक्शन है, इस दिशा में ऊपर की ओर, क्योंकि लंबवत क्या होता है, बाहर की ओर होता है, लंबवत बाहर की ओर होगी। अगर वैद्युत क्षेत्र की बात करें इस बिंदु पर, तो ये प्लस आवेश है, और प्लस आवेश की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्लस आवेश की प्रॉपर्टी होती है बाहर धकेलने की।
प्लस आवेश की प्रॉपर्टी क्या होती है, बाहर ढकेलने की। तो ये आवेश क्या करेगा, इसको ढकेलेगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। यानी कि क्षेत्रफल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की क्षेत्रफल वेक्टर अगर बात करें और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बात करें, सॉरी, अगर क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हम करें तो इनके बीच का कोण बन रहा है 0 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। सेम उसी प्रकार से यहां की बात करें तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर अगर देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन इस तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, इसको मैं कहूंगा DA। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी, ये हो जाएगा E, और इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। सेम उसी प्रकार से अगर इसके लिए बात करें तो इसकी डायरेक्शन भी इधर बाहर की ओर होगी, लंबवत, जो है DA। थोड़ा देर के लिए मैं मान रहा हूं क्या, क्षेत्रफल वेक्टर। और इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ढकेलने की प्रवृत्ति रखेगा, जो E हो जाएगा, और इनके बीच का एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। अभी हम बेसिक चीज बता रहे हैं, इसका बेसिक चीज बता रहे हैं, अभी हम निकालेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा एक चीज का यूज होने वाला है यहाँ पे, रेखीय आवेश घनत्व का यूज होने वाला है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, मैंने अभी पिछले ही वीडियो में इसका अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया है। अगर आपको पूरी अच्छे तरीके से समझना है कि रेखीय आवेश वितरण घनत्व क्या होता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के पूरी वीडियो देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए बता सकते हैं कि मान लीजिए कि ये रेखा है और इसकी लंबाई कुछ है, मान लीजिए L है, ठीक है। मान लेते हैं इतना ही रेखा ले रहे हैं, जितना इस बेलन की लंबाई है उतना ही रेखा के लिए, अभी अनंत लंबाई के लिए नहीं ले रहे, थोड़ी देर समझने के लिए। तो जो रेखीय आवेश घनत्व होगा वो इस एकांक लंबाई में, अगर इसकी लंबाई 1 कर दें तो उस एकांक लंबाई में जितने आवेश उपस्थित रहेंगे उस आवेश की मात्रा जो होती है उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। एक बार और सुनिए, क्या कि इस रेखा की एकांक लंबाई में जितने भी आवेश होंगे उसकी जो मात्रा होगी ना उसे हम कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लेमडा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा से। और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए Q आवेश वितरित है और मैं कहा था इसको लंबाई से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका रेखीय आवेश वितरण घनत्व का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। जब भी एकांक जिस चीज की बात करती है किया जाता है उसे हम नीचे रखते हैं। एकांक लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई को क्या कर देंगे, नीचे रख देंगे। अगली वीडियो में डिस्कस मैंने किया है इसको अच्छे तरीके से, आप देखिएगा उसको, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं इसकी बात करता हूं। तो हमें क्या निकालना है, हमें जो है इस R दूरी पर स्थित कोई बिंदु M है और यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखिए, ये तो मैंने जर्नल केस लिया R तो कहीं भी हो सकता है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का हम बात करेंगे। तो अब देखिए क्या है, अब देखिए मैं यही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जिस तरह से मैं लिख रहा हूं इसी तरह से हैंड रिटेन आप नोट्स बनाइएगा और बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल ऐसे लिखिएगा, आपके 1 नंबर भी नहीं कटेंगे, ये गारंटी है। ये देखिए, माना कि अनंत लंबाई के रेखीय आवेश जिसका रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा है के कारण R दूरी पर स्थित किसी बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
इतना मैंने लिख दिया। अब आगे इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने आगे क्या किया, इस M से होकर के एक गॉसियन पृष्ठ जा रहा है, तो वो भी लिखेंगे, लिखते रहिए एकदम। माना बिंदु M से एक गॉसियन पृष्ठ कोष्ठक में लिख लीजिए बेलन इस प्रकार है कि M बेलन के अक्ष पर स्थित है। M क्या है, बेलन के अक्ष पर स्थित है। ये चीज हो गया। बेलन क्या है, एम क्या है, इसी के अक्ष पर स्थित है। देखिए इसके एक्सिस पे ही तो स्थित है ये M। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जैसे कि हमने क्या किया है, M के चारों ओर एक अल्पक्षेत्र हमने लिया है, तो क्या लिया है, फिर उसके बाद तथा M के चारों ओर एक अल्पक्षेत्र DA है। अच्छा देखिए, इस DA को मैं 1 कंसीडर कर रहा हूं, इसको मैं 2 कंसीडर कर रहा हूं, और इसको थोड़ी देर के लिए 3 अलग अलग नाम दे देते हैं। नामकरण संस्कार हमने कर दिया है, तो कि अच्छा रहेगा। तो क्या करेंगे, M के चारों ओर एक अल्पक्षेत्र क्या है, DA है। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे अपना एक्सप्रेशन। तो गॉसियन पृष्ठ, अगर पूरे गॉसियन पृष्ठ से देखें तो गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, फाई ई कहेंगे इसको। फाई कितना होगी, तो हम क्या करते हैं, बंद पृष्ठीय समाकलन करते हैं। देखिएगा, मैंने पहले इस बात को गॉस परिमेय में मैं समझा चुका हूं कि क्या होता है ये चीजें। तो यहाँ पे आप गॉस परिमेय वाला वीडियो सर्च करके देख लीजिएगा। आपको अगर गॉस परिमेय देखना है तो सर्च कीजिएगा कि गॉस थ्योरम या गॉस परिमेय बाय नॉलेज ग्रोथ एकेडमी, ये चैनल का नाम डालिएगा, फटाक से आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो बंद पृष्ठीय समाकलन ये क्या होता है, E.dA होता है। ठीक है, E.dA होता है। अगर देखिए ये बंद पृष्ठ क्या है, ये पूरे पृष्ठ को मैंने बंद कर दिया है। इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि पूरे बंद पृष्ठ के लिए ये चीजें हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कैसे हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, या तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो मुझे बंद पृष्ठ के लिए निकालना है, तो बंद पृष्ठ के लिए निकालना है तो हम क्या करें, इसका छोटा सा पार्ट लेके जोड़ दें, और ये जोड़ दें, और ये जोड़ दें, तो हो जाएगा बंद। इसका अगर छोटा छोटा पार्ट लेके जोड़ेंगे तो इसका और इस पूरे का निकल जाएगा। बाकी अगर इस ढक्कन का निकालना, इस ढक्कन का निकालना, तो इसका निकाल दे, इसका निकाल दे, तो काम बन जाएगा हमारा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, ये फर्स्ट के लिए निकालना हो तो ये हो जाएगा वेक्टर E.dA प्लस, इसको बंद मैंने नहीं किया है, क्यों, क्योंकि अभी एक पार्ट है, पूरी पार्ट की बंद नहीं है, एक पार्ट है, प्लस। अब देखिए दूसरा का पार्ट क्या है, दू ले रहा हूं, क्या है, E.dA, फिर प्लस में तीसरा वाला पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है E.dA हो जाएगा। ये चीज है। अब देखिए बंद हो गया कि नहीं हो गया। एक तो मान लीजिए ये तीसरा वाला क्या कर दिया, इसका और इस पे जितने भी होंगे उनका निकाल दिया, ये वाला इसका निकाल दिया, ये वाला इसका निकाल दिया, तो ये बंद पृष्ठीय समाकलन तो हो गया ना, पूरे तरीके से बंद हो गया ना। अब इसकी बात करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसको ऐसे किया तो ये E.dA और ये हो जाएगा cos थीटा। अब देखिए, अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, तो डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है, ये AB cos थीटा के बराबर होगा, और थीटा जो होता है A और B के बीच का कोण होता है। सेम उसी प्रकार से अगर इसको लिखेंगे E.dA cos थीटा लिखेंगे, ये किसके लिए, E1 के लिए है।
तो इनके बीच का एंगल कितना बना है, ई और डी ए के बीच का 90 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस में। इसको क्या कर सकते हैं बोलिए, ये 1 के लिए था, ये 2 के लिए था, तो ये हो जाएगा ई डी ए और ये हो जाएगा कॉस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस में। ये 3 की बात कर रहे हैं, ई डी ए देखेंगे तो ई डी ए कॉस। अब यहाँ पे थीटा का मान देख लीजिए, ई भी इसी डायरेक्शन में है और ए भी क्या इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, जब एक ही डायरेक्शन में दोनों चीजें होती है कोण कितने का बनता है 0 डिग्री का। क्या होता है 0 डिग्री का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 डिग्री हो जाएगी। अब क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अब देखिए cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। अब 0 एक ऐसा बम है, किसी के साथ उसका गुणा कराएंगे ना सबको 0 कर देता है। एक बार और समझिए, 0 का किसी भी संख्या में अगर गुणा कराएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। अगर यहाँ पे cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 है तो 0 से अगर इसमें गुणा कराएंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 0 प्लस इस पूरी टर्म भी 0 हो जाएगी प्लस। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। ये डिग्री है, ये डिग्री है, ये डिग्री है। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो 1 में किसी संख्या का गुणा कराते हैं तो वही संख्या आ जाती है। 5 का गुणा 1 में कराएंगे 5 आएगा, 6 का गुणा 1 में कराएंगे 6 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से ई डी ए का गुणा 1 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा ई डी ए आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे आप लिख सकते हैं ई डी ए। क्लियर हो गया इसकी वैल्यू, यानी कि ये पूरा टर्म अगर सॉल्व करेंगे, अब यहीं पे मैं बराबर लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा ई डी ए। और ये है क्या, ये है क्या, ये इसी फाई ई का तो मान है, इसी फाई ई का तो मान आया है, ये इसी फाई ई का मान आया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करता हूं मैं। अभी क्या आया फाई ई ए, और यहां से सॉल्व करके कितना आया है ई डी ए आ चुका है। अगर मान लीजिए कि इस पृष्ठ पर जितने भी बिंदु है वो इस रेखा से अगर समान दूरी पर हो तो आर क्या होगा समान होगा। एक बार और देखिए, कायदे से समझिए इसको। क्या है कि यदि इस पृष्ठ पर जितने भी बिंदु हैं इस रेखा से अगर समान दूरी पर होंगे, इस रेखा से अगर समान दूरी पर होंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि E का वैल्यू जो होता है प्रत्येक बिंदु पर समान आएगी। क्यों समान आएगी, देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं। अच्छा, E का जो वैल्यू हम बढ़ाए थे, E का जब बात किए थे हम लोग तो क्या किए थे, E की जब बात किए थे तो E इज इक्वल टू क्या लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ही तो लिखे थे किसी बिंदु आवेश के कारण, रिकॉल कीजिए थोड़ा सा, ये लिखे थे। अब देखिए Q तो बदलने वाला है नहीं, ठीक, ये 4 पाई तो बदलेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा। अगर R को अगर हम बदले नहीं तो ये पूरा के लिए अगर बात करें तो ये सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सेम उसी प्रकार से यहां अगर प्रत्येक बिंदु इस समान दूरी पर हो तो R तो बदलेगा है नहीं, तो यानी कि ये रहेगा, यानी कि ये भी कांस्टेंट हो गया, ई कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट चीजें जो होती हैं, कांस्टेंट चीजें जो होती हैं उस समाकलन से क्या हो जाती है बाहर आ जाती हैं। यानी कि ये ई जो हो जाएगी, ये ई जो हो जाएगी, ई इससे बाहर आ जाएगी, ई हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या डी ए हो जाएगा। इतना क्लियर, इतना क्लियर है। अब देखिए अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, ई डी ए है क्या, इस बेलन का क्षेत्रफल ही तो है। समझिए ईडीए है क्या, बेलन का क्षेत्रफल है, और बेलन का क्षेत्रफल होता है क्या 2 पाई आर एल होता है। क्या होता है 2 पाई आर एल। तो अब हम यहां इस फाई ई के जगह पे लिख सकता हूं 2 पाई आर एल, इतना लिख सकते हैं। इसको आप कह लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या कह लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है इस वजह से मैं इसको इरेज करके फिर से अगला लिखने जा रहा हूं। आप यहां तक का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे मिटा करके इसको लिखने जा रहा हूं। अब देखिए यहां तक हम पहुंच गए,
अभी तो मैंने कुछ नहीं, अभी गॉस के नियम का प्रयोग हमने किया नहीं, अब हम गॉस के नियम का प्रयोग करने जा रहे हैं। अभी तक तो हम केवल फिजिकली निकाल रहे थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गॉस के नियम का प्रयोग करेंगे। तो गॉस के नियम क्या कहता है, यहां पे लिखिए, गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार, अगर गॉस प्रमेय कहे तो ये कहता है कि ये जो फाई ई होता है वो क्यू यानी कि पूरा आवेश परिबद्ध जितना है और उसके एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यही कहता है। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर, अच्छा इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको रेखीय आवेश घनत्व की टर्म में लिखूं इस एक्सप्रेशन को, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बताया, ये लेमडा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है। अब देखिए यहां पे Q है और यहां पे Q है। अगर इस Q का मान हम निकालना चाहें तो L को इधर भेजेंगे, इसको यहां पे सॉल्व करते, देखिए ये लेमडा बराबर क्या है, Q बाई L है। अगर हमें Q का मान निकालना है तो इस लेमडा को हटा दीजिए, इधर इधर भाग कर इधर क्या करेगा, गुणा करेगा, तो लेमडा L लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब Q के जगह पे देखिए, Q बराबर क्या हो गया, लेमडा L। तो इस Q के जगह पे हम लेमडा L रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं आराम से। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेमडा L, ठीक है। और लेमडा क्या है, मैंने पहले ही लिख चुका है, अभी जो स्क्रीनशॉट आप लिए उसमें लिखा है, मैंने क्या लिखा है कि लेमडा जो था रेखीय आवेश घनत्व है, और ये क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू हो गया और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। इतना क्लियर। अब इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए इक्वेशन यानी थोड़ा सा और लिखते चलिए, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। फाई ई इज इक्वल टू ये लेमडा एल और ये एप्सिलॉन नॉट सॉल्व करके आया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। इन दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, दोनों इक्वेशन के जो लेफ्ट साइड के टर्म्स हैं फाई ई बराबर है राइट, तो जब लेफ्ट साइड के टर्म्स बराबर हैं तो राइट साइड के टर्म भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी कि E इंटू ये जो होता है ये बराबर होना चाहिए इसके। तो मैं लिखूंगा यहां से समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से अगर हम बात करें समीकरण 1 तथा 2 से अगर बात करें तो ये हो जाएगा E 2 पाई R और L बराबर में क्या हो जाएगा, लेमडा L और एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते हैं L से L कट जाएगा और इस E का मान निकालना है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी कि E की वैल्यू निकालनी है। तो इन सबको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, यानी कि E इज इक्वल टू ये हो जाएगी ऐसे लेमडा और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, तो बचा ही बचा है, और नीचे आ जाएगा 2 पाई R। इसको अच्छे से अगर लिखना चाहे, इसको अच्छे से लिखना चाहे तो मैं लिखूंगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक तरह से कर दिया और यहाँ पे क्या लेमडा बाई R हो गया, यानी कि E इज इक्वल टू आपका आ गया क्या, लेमडा, सॉरी E इज इक्वल टू क्या 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा लेमडा बाई R हो जाएगा। ये रहा आपका अनंत लंबाई के रेखीय आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो गॉस के अनुप्रयोग द्वारा हमने इसको फाइंड आउट किया। एक बात समझिएगा, आप यहां तक तो लिख लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं अच्छे से बताता हूं। एग्जामिनर क्या है, फंसाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना तो किस तरह से बनेगा, हमने क्या किया, E का मान जब भी पढ़े हैं तो 4 पाई के टर्म में पढ़े हैं, लेकिन यहां किस टर्म में आ रहा है, 2 पाई के टर्म में आ रहा है। तो कभी कभी एग्जाम में यही टर्म को अगर 4 पाई में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर 4 पाई में लिखना तो नीचे ऊपर 2 से गुणा करा देंगे, तो नीचे ऊपर 2 से गुणा कराएंगे तो नीचे 2 से गुणा करेंगे 4, लेकिन 2 का ऊपर आ जाएगा, तो नीचे ऊपर जब 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ आ जाएगा 2 पाई बाई R। इस टर्म में भी लिख लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में इस टर्म में भी पूछ देगा ऑब्जेक्टिव बना के, और इस टर्म में पूछ देगा। आप तो याद करेंगे इस टर्म में, लेकिन कभी कभी इस टर्म में भी पूछ सकता है। तो इस दोनों टर्म को आप याद रखिएगा, दोनों टर्म आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसका हैंड रिटन नोट्स बनाएं
और आगे की जो बात है फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे। अभी के लिए धन्यवाद।